को क्लासिफाई किस बुनियाद पर करें, ये साइंसदानों में बहुत बहस होती है। एक तो जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के लिहाज से क्लासिफिकेशन की गई तो उसकी 4 स्ट्रक्चर बनी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। अब उनकी शेप के लिहाज से क्लासिफिकेशन, शेप के लिहाज से प्रोटीन की 2 अक़साम, एक कहलाते हैं फाइब्रस प्रोटीन्स और दूसरे कहलाते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, फाइब्रस वो हैं जो इस तरह से लंबे हों, चाहे वो बिल्कुल सीधे हों या इस तरह से हों या फिर किसी तरह से भी हों। तो आपके ख्याल में ये कौन सी स्ट्रक्चर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी या क्वाटरनरी? सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। तो जितने भी फाइब्रस प्रोटीन्स हैं वो एलोंगेटेड होते हैं, लंबे होते हैं। और इनकी एक खूबी ये भी है कि दे कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की वजह से ये हरकत में इन्वॉल्व है। तो मसल्स में ये पाए जाएंगे, मसल फाइबर्स इनको कहते हैं या मायोफिलामेंट्स भी कहते हैं, थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट या ट्यूबुलिन प्रोटीन वगैरह वगैरह। इसी तरह जो सीलिया में पाए जाते हैं वो भी फाइबर्स हैं, फ्लैजेला में जो पाए जाते हैं वो भी पाए जाते हैं, ये भी हैं। माइक्रोफिलामेंट्स जो साइटोस्केलेटन का हिस्सा है वो भी इस कैटेगरी में आते हैं। तीसरा नुक्ता ये है कि ये इनसोल्युबल इन वाटर, ये पानी में सोल्युबल नहीं है और दीज कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज्ड, ये क्रिस्टलाइज नहीं हो सकते, यानी किसी भी कंडीशन में ये क्रिस्टलाइज नहीं हो सकते। जबकि ग्लोब्यूलर इसके बरक्स हैं, ये इस तरह से भी हो सकते हैं, बिल्कुल गोल भी हो सकते हैं या इस तरह से भी हो सकते हैं। अब आप खुद बता सकते हैं ये कौन से स्ट्रक्चर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी में से? ये टर्शियरी और क्वाटरनरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स में है। यानी आप यूं कह सकते हैं कि जो भी प्रोटीन फाइब्रस नहीं है वो ग्लोब्यूलर। ग्लोब्यूलर का मतलब है गोल, लेकिन बिल्कुल गोल होना जरूरी नहीं है। और इनकी खूबी ये है कि ये किसी हद तक सोल्युबल इन वाटर, ये पानी में किसी हद तक हल होता है। इसकी मिसालें क्या है? सारे एंजाइम ग्लोब्यूलर प्रोटीन, और हर एंजाइम पानी में हल होके ही काम कर सकता है। इसके अलावा दीज कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, सर्टेन कंडीशंस मिल जाएं तब, यानी कोई पीएच है, खास टेम्परेचर है या कोई और ऐसी कंडीशन है जिसमें ये क्रिस्टल फॉर्म में आ सकते हैं, जबकि वो नहीं आ सकते। और ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं हो सकते, इसलिए हरकत में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो इनमें से कौन से प्रोटीन ज्यादा होंगे? ग्लोब्यूलर ज्यादा है। तादाद के लिहाज से ग्लोब्यूलर प्रोटीन की अक़साम बहुत ज्यादा है, फाइब्रस प्रोटीन लिमिटेड है। ठीक हो गया बेटा? तो ये शेप के लिहाज से प्रोटीन की 2 अक़साम थी, फाइब्रस और ग्लोब्यूलर। ज्यादा तादाद में कौन है? ग्लोब्यूलर। फाइब्रस कम है। फाइब्रस का काम क्या है? कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होकर हरकत में इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी सेल में या जानदार में जो भी हरकत होती है उस हरकत के पीछे कौन है? फाइब्रस प्रोटीन्स। याद रहेगा बेटा? जी। अब उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स। हार्मोन्स मूव करते हैं जी, हार्मोन्स मूव खुद नहीं करते हैं, वो खून के जरिए मूव कराएगा, खून लेकर आता है। जी जी बेटा। हाँ, अगर ये पानी में सोल्युबल हो गए तो ये डिजोल्व हो जाएंगे ना। डिजोल्व होने का मतलब वहाँ बिखर जाएंगे, तो फिर उनका वजूद मेंटेन करना मुश्किल होता है। मसलन आप इसको ऐसे देख लें, ये एक मसल का सेल है, इस मसल के सेल में भी पानी है 70% और इसमें ये फाइबर्स है। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होकर इसको हरकत देना, अगर हल हो गए तो ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कैसे हो जाएंगे? तो सोल्युबल होना इनके लिए फेटल है या इनके खात्मे का सबब है, इसलिए ये सोल्युबल नहीं है। किस इनकी एग्जाम्पल मैंने बताया ना, मसल प्रोटीन्स। मसल प्रोटीन्स को क्या कहा जाता है? मायोफिलामेंट्स कहते हैं। मायोफिलामेंट्स। मजीद अगर आप जानना चाहें तो एक्टिन्स, मायोसिन्स, ये नाम सुने हुए ना आपने? ये सारे प्रोटीन्स हैं। इसी तरह फ्लैजिलीन, ये नाम भी सुना होगा, जो बैक्टीरिया के फ्लैजिला में पाया जाता है। इसी तरह माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं,
जो कहाँ पाए जाते थे? माइटोटिक अपरेटस में। माइटोटिक अपरेटस वाले भी तो हरकत करते हैं ना, प्रोटीन को सॉरी डीएनए को क्रोमोसोम को हरकत कराते हैं। तो उसमें कौन कौन से थे? सेंट्रियोल खुद था और एस्टर्स थे और स्पिंडल फाइबर्स थे, काइनेटोकोर्स थे, वो सारे इसकी एग्जांपल्स हैं। ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन काम क्या करता है? इंपॉर्टेंस भी इसी में है, फंक्शन की इंपॉर्टेंस। तो मैं एक बहुत बड़ा दावा कर सकता हूं यहाँ, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में कितने काम होते हैं तो आप उनकी लिस्ट बता सकते हैं? क्योंकि हमारा जहन ही कैच नहीं कर सकता, इतने सारे काम हो रहे हैं दुनिया में। सेल भी एक दुनिया है, उस सेल के अंदर जितने भी काम होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ एक्शंस एंड फंक्शंस प्रोटीन परफॉर्म करते हैं। तो हम कितने काम गिने प्रोटीन के? यानी आप जहन में रखें कि तकरीबन लाखों अक़साम के प्रोटीन हैं, हर प्रोटीन अलग काम कर रहा है, तो लाखों काम हो रहे हैं। तो हम लिस्ट बनाने लग जाए तो ये मुमकिन नहीं है। फिर भी हम कुछ बहुत बड़े बड़े काम प्रोटीन के लिख सकते हैं, कर सकते हैं। और इनमें सबसे पहले प्रोटीन्स हेल्प इन मूवमेंट में मदद करते हैं, इसका जिक्र किया हमने। ये सारे प्रोटीन हैं, मायोसिन, फ्लैजिलिन, एक्टिन्स, एस्टर्स, स्पिंडल फाइबर्स, काइनेटोकोर्स, ये सारे किसी न किसी तरह की हरकत में इन्वॉल्व है। सीलिया और फ्लैजिला में पाए जाने वाले वो भी सेल की हरकत में इन्वॉल्व है। तो ये हर तरह की हरकत जिस लेवल की भी हो, सेल लेवल की हरकत, ऑर्गन लेवल की हरकत, ऑर्गेनिज्म लेवल की हरकत, सब प्रोटीन की वजह से। प्रोटीन के अलावा कोई चीज हरकत के काम नहीं आती। बेजान मॉलिक्यूलों में तो पानी है, वो फ्लूइड है, बहता है, तो वो, लेकिन उसके लिए शर्त है कि वो ग्रेविटी की तरफ मूव कर सकता है। एक तरफा है ना, पानी को कभी नीचे से ऊपर जाते हुए नहीं देखा, ऊपर से नीचे आता है, तो वो ग्रेविटी हरकत करवाती है उससे, जबकि ये तो किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं। ये फर्क है। इसके अलावा ऑल एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म। ये बहुत बड़ी टर्म निकाली गई है, सारे जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उन सब को समेट दिया गया इसके अंदर। जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उन सब को कंट्रोल कौन करते हैं? एंजाइम्स। और एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स, ये सारे एंजाइम प्रोटीन हैं। तो ये भी आप याद रखें, सिर्फ एक कैटेगरी है एंजाइम्स की जो प्रोटीन नहीं है, राइबोजाइम्स, अगर आपको याद हो, वो वाहिद एंजाइम है जो प्रोटीन के नहीं है। बाकी तो सारे एंजाइम प्रोटीन ही है। और कौन से प्रोटीन? ग्लोबुलर प्रोटीन। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, खासतौर पर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कौन करता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन एक बहुत मशहूर प्रोटीन है, ये ट्रांसपोर्ट में भी किरदार अदा करती है। लेकिन इसमें एक छोटी सी बात याद रखें, हीमोग्लोबिन खुद हरकत नहीं कर सकती, इसको तो उस सेल के अंदर पैक करके रखा गया है जिस सेल को पानी या खून ने बहा के ले जाना है। और उस सेल में मौजूद ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने ऊपर सवार करती है। इसकी मिसाल ये है, एक गाड़ी की सीट पर आप बैठे हुए हैं, आपको उठाया किसने है? सीट ने। और सीट को चला कौन रहा है? गाड़ी चला रही है ना। गाड़ी के बगैर सीट रखेंगे तो चलेगी नहीं चलेगी। तो यूं समझो, गाड़ी को चला रहा है खून, और वो गाड़ी कौन है? रेड ब्लड सेल। और उसकी सीट कौन सी है? हीमोग्लोबिन, जिसके ऊपर ऑक्सीजन बैठ के सफर करती है। इसके अलावा इम्यूनिटी, जो बॉडी डिफेंस है, इसमें भी इन प्रोटीन का काम है। इम्यूनिटी में इन्वॉल्व प्रोटीन को क्या कहते हैं? एंटीबॉडीज। ये भी बजाहिर एक छोटी सी बात लगती है कि इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी बॉडी डिफेंस है। बॉडी डिफेंस किसके खिलाफ? आपको हैरत होगी अगर मैं ये कहूं, हम पानी के अंदर जाएं तो डूब जाते हैं, हमारे चारों तरफ पानी आ जाता है।
उसको हम कहते हैं समंदर या दरिया। ये जो हमारा माहौल है ये जरासीम का एक दरिया है, समंदर है, और उसमें हम सर से पैर तक डूबे हुए। इन जरासीम में से कुछ हमारे दोस्त हैं, ज्यादातर हमारे दुश्मन हैं। तो फिर दुश्मन है तो हम कैसे जिंदा हैं? ये हमारे जो इम्यून सिस्टम है ना, ये उनका मुसलसल 24 घंटे मुकाबला करता है। तो अगर इसको निकालें तो हमारा वजूद तो 2 सेकंड में तबाह बर्बाद होता है। इसीलिए आपने सुना होगा मरने के बाद इंसान बहुत जल्दी सड़ जाता है, गल सड़ जाता है। तो जिंदा थे तो क्यों नहीं गल सड़ रहा था? क्योंकि ये जिंदा थे, ये डिफेंड करता है। मरने के बाद ये खत्म हो गए, 24 घंटे के अंदर बदबू आना शुरू हो जाती है। बदबू का मतलब क्या है? जरासीम उसको खाना शुरू करते हैं। कहाँ से आ गए अचानक? क्योंकि हम पहले भी जरासीम में गिरे हुए थे, मरने के बाद भी उसी हालत में हैं। लेकिन जब तक हम जिंदा थे तो ये एंटीबॉडीज एक्टिव थी, मरने के बाद ये खत्म हो गई तो हमारा क्या हशर है? तो ये इम्यूनिटी इसके थ्रू है। इसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग, खून का जमना, ये भी प्रोटीन्स का एक काम है। कौन करता है ब्लड क्लॉटिंग? फाइब्रिनोजेंस, प्रोथ्रोम्बिन्स, इस तरह के कई नाम के प्रोटीन्स हैं जो एनिमल में खास तौर पर जब भी कहीं कट लगे, ब्लीडिंग हो जाएगी, ये उसको बंद करके खून को रोक देते हैं। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं ये प्रोटीन्स? एक मूवमेंट में हेल्प की, एंजाइम के तौर पर काम किया, ट्रांसपोर्ट किया, इम्यूनिटी में हेल्प की, ब्लड क्लॉटिंग की। इसके अलावा ये प्रोटीन्स हमारे समझो सिस्टम रेगुलेट, हाँ जी सिस्टम्स को रेगुलेट जी स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं। अब ये स्ट्रक्चरल रोल क्या है? इसका मतलब था सेल की मेम्ब्रेन का हिस्सा है। हम खुद किस चीज से बने? सेल से। सेल की मेम्ब्रेन प्रोटीन से बनी है, सेल के ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन भी प्रोटीन और लिपिड दोनों से बनी है। तो प्रोटीन का अमल दखल है ना उधर। तो ये प्रोटीन ना होती तो हमारा साख्त ही नहीं होती। हमारे पूरे मसल प्रोटीन के बने हुए, हमारे हर सेल के अंदर कितने % प्रोटीन है? 60 to 80% प्रोटीन है सेल मेम्ब्रेन में। तो अगर इनको निकाले तो खाली लिपिड से वो काम नहीं चल सकता। इसके अलावा ये आप कह सकते हैं इस वक्त ध्यान में भी नहीं आ रहा है, बहरहाल आप बुक मुझे दे दें तो मैं आपको बता सकता हूँ क्या क्या इन्होंने मेंशन किया है। सबसे पहले रोल ऑफ प्रोटीन्स में कोलेजन, इलास्टिन, केराटिन, हिस्टोन। देखें इनके नाम अलग से लिखे गए हैं। केराटिन सबसे पहले क्या है? ये बुनियादी तौर पर हमारे जो नाखून जिस प्रोटीन से बने ये केराटिन कहलाता है। हमारे नाखून और हमारे बाल भी केराटिन से बने हुए ये प्रोटीन है। और ये केराटिन सिर्फ नाखून में नहीं है, ये हमारी जिल्द के ऊपर भी इसका एक कवर है। तो कभी आपने सवाल नहीं किया, मैं इंतजार कर रहा था। मैं दावा करता हूं कि हर सेल में 70% पानी है अंदर, तो इतना ही पानी बाहर भी होना चाहिए। जिल्द भी तो सेल से बनी है, तो इसके बाहर तो हमें पानी नजर नहीं आता है। तो ये सवाल होना चाहिए था ना, अगर जिल्द सेल से बनी है, सेल के अंदर 70% पानी है, तो सेल के बाहर जिल्द में भी तो पानी होना चाहिए। तो वो क्यों नहीं है? क्योंकि ये स्किन पूरी की पूरी लिविंग सेल से नहीं बनी है। इसके बाहर मल्टी लेयर डेड सेल्स हैं, उसके ऊपर केराटिन है, जिसकी वजह से हमें वो पानी नजर नहीं आता। और ये मरे हुए सेल्स और केराटिन उन अंदर वाले सेल के पानी को जाया नहीं होने देते। और केराटिन हमारे जिस्म में कम है। ये जो क्या कहते हैं, मछलियों में और रेप्टाइल्स में जो स्केल है ना, वो केराटिन है। गाय के सींग, गाय के खुर, घोड़े के खुर, जिसको कहा जाता है, ये सारे केराटिन। केराटिन के बाद हिस्टोन याद आ रहा है। हिस्टोन कहाँ पाया जाता है? डीएनए में पाया जाता है, जहां ये और डीएनए दोनों मिलकर क्रोमोसोम बनाते हैं। तो ये भी स्ट्रक्चरल रोल है। इसके बाद कोलेजन है। कोलेजन हड्डियों में भी पाया जाता है, कोलेजन कार्टिलेज में भी पाया जाता है। ये फाइबर्स हैं, जिस तरह प्लांट की सेल वॉल में सेलुलोज नहीं था, इसी तरह हड्डियों और ये जो कार्टिलेज है इसमें कोलेजन फाइबर्स होते हैं, जो इसकी शक्ति का सबब है। और कौन सा बताया बेटा? यही है
चले आज के लिए काफ़ी है।